अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 विच इज़ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन क्या चैप्टर है, तो डेप्रिसिएशन किस पे अप्लाई होता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन किस तरह चार्ज किया जाता है, किस किस मेथड से चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज़ क्या हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको इसकी डिटेल मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6। तो डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन किस पे अप्लाई होता है हमें ये पता होना चाहिए पहले तो। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज अप्लाई ऑन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट पे ये अप्लाई होता है। और व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स? ठीक है, तो कह रहा है नॉन करंट एसेट्स आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो हमारा नॉन करंट एसेट क्या है, जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा इस्तेमाल हो या यूज़ किया जाए, या उसकी लाइफ अकाउंटिंग के एक पीरियड से ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि मोर देन 1 ईयर हो। ठीक है, एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट हो या एक्विजिशन हो, मतलब अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है या उसकी इम्प्रूवमेंट की है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज की है, तो जो उस पर कॉस्ट आएगी वो आप कैपिटलाइज करेंगे, और बाकी के अदर कॉस्ट आप चार्ज करेंगे एज एन एक्सपेंस। ठीक है, तो इसको हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो इसको हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर कहता है इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट कौन से होते हैं? जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, सच एज पेटेंट राइट्स, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, ईटीसी। अब जो आपने कंपनी अपनी ली होती है, तो उसका जो लाइसेंस है वो आपका एसेट होता है। ऐसा तो नहीं है कि 1 साल के अंदर लाइसेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं, वो मोर देन 1 ईयर है। और इसी तरह सॉफ्टवेयर, जो आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर रखते हैं अपने ऑफिस के, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर कोई ऐसा नहीं होता कि एक साल के अंदर अंदर वो एक्सपायर हो जाएंगे, नहीं, वो मोर देन 1 ईयर होते हैं। ठीक है, देन सेकंड हमारा है टेंजिबल नॉन करंट एसेट। ठीक है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट क्या होता है हमारा? किराए आर एसेट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती हैं, जैसे कि हमारी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, ठीक है, फर्नीचर हो गया, और फिक्सचर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी टेंजिबल नॉन करंट एसेट होती हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको समअप करके क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। देन करें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें ये पता चलिए नॉन करंट एसेट पे चार्ज होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्चुअल में है क्या? डेप्रिसिएशन एक वो अमाउंट है जो कि आपकी जो नॉन करंट एसेट होता है ना, उसका आपने जितना यूज़ कर लिया होता है, देन वो आपको बताता है कि यार इतने आपके एसेट की वैल्यू बच गई। ठीक है, हम बाकी का क्या हो भाई, बाकी का डेप्रिशिएट हो गया। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल वक्त के साथ साथ जो है एक्सपेक्ट लैंड, सारी चीज़ें, सारी जितनी भी नॉन करंट एसेट है उनकी वैल्यू कम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेंजिबल नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम होती है। अब एक बिल्डिंग है, उसको आप 1 साल इस्तेमाल करें, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो एक टाइम पे वो ऐसी है कि उसको तोड़ के दोबारा बनानी पड़ेगी। तो वो ऐसा क्या हुआ कि यार वो उसको इतने टाइम के बाद तोड़नी पड़ी, वो डेप्रिशिएट हो गई भाई। ठीक है, अच्छा, तो डेप्रिशिएट क्यों हुई? क्योंकि हमने उसको यूज़ किया है। हमने बोला ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और किस लिए करते हैं भाई? हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हम फ्यूचर में अपने एसेट से कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। ये डेप्रिसिएशन निकालने का फ़ायदा भी होता है हमारा। ठीक है, कि फिर क्या कह रहे हैं? डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग मेथड, एक अकाउंटिंग मेथड है ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एन टेंजिबल नॉन करंट एसेट ओवर इट यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट्स हाउ मच ऑफ एन एसेट्स वैल्यू हैज़ बीन यूज्ड अप। ठीक है, हमने कितने एसेट यूज्ड कर लिया है, ठीक है, उसकी जो अमाउंट आती है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कह रहे डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हेल्प एंटिटीज मेजर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाय comparing revenue earned by utilizing an assets and expensing a portion of assets cost each year. देन हमारे पास आते हैं 4 मेथड आते हैं डेप्रिसिएशन के। स्ट्रेट लाइन मेथड,
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड होता है हमारा, और हमारा होता है सम ऑफ डिजिट मेथड। इसको हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कह रहा नॉन करंट एसेट आर प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन एट कॉस्ट लेस accumulated depreciation. The accumulated depreciation is cumulative depreciation charge at date। देखिए हम अपनी नेट बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं अपने एसेट की, वो हम किस तरह निकालते हैं, जो कि हम जो अमाउंट हमारी बचती है वो हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन में पोस्ट करते हैं, उसमें से हम कॉस्ट में से लेस कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? ये डेप्रिसिएशन जो है वो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो एसेट है वो 3 साल इस्तेमाल हो, देन 3 साल का मैंने डेप्रिसिएशन प्लस करा, मेरा अब जो आंसर आएगा वो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। मैंने ये सम करके बताया मैंने। मेजरमेंटेड कॉस्ट, ऊपर हम पढ़ के आए थे कि कॉस्ट जो हमारे एसेट को परचेस करने में लगती है और उसकी इम्प्रूवमेंट के लगती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और दूसरे बाकी जो लगते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दे रहा है फिर कह रहा है हमारे पास 2 एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मेजरमेंट कॉस्ट की हो रही है फिर यहाँ पे। फिर पहले हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है? कह रहा है इज एक्सपेंडिचर मेड टू एक्वायर और इम्प्रूव लॉन्ग टर्म एसेट डेट आर यूज बाय द बिजनेस, जिसकी हम एक्वायर कर रहे हैं या उसकी इम्प्रूवमेंट को इंक्रीज करें एसेट को, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एक मशीन है वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, डेली का उसको कितना 1000 प्रोडक्शन आपको देती है। आपने बोला यार इंजीनियर को, यार अगर मैं इस पर इतना खर्चा करूँ तो क्या ये मुझे 1500 प्रोडक्शन देगा? इंजीनियर बोला हाँ, तो आपने बोला खर्चा कर दो। तो देन अब वो जो 1000 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहा था वो 1500 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसने क्या करा है, जो एसिड है उसकी इम्प्रूवमेंट करा है, उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी वो बढ़ा दी। ठीक है, और नॉन करेंट एसेट को क्या कहते हैं हम भाई? नॉन करेंट इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी। ये भी मैंने भी आपको बताया। एग्जांपल में क्या आ गया? परचेज प्राइस, लीगल फ़ी, ठीक है, जैसे कि हम इसकी लीगल फ़ी देते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गया और सैलरी एक्सपेंसेस हो गया। और नॉन करेंट एसेट पे इसको हम इसलिए एक्सपेंस करते हैं, इसलिए हम उस पर खर्चा करें ताकि उसकी जो उसकी कैपेसिटी है ना, ठीक है, वो मेंटेन रहे बस। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं, ठीक है। अब ये एंट्रीज किसकी हैं? जब हमने एसेट्स कैश पे ख़रीदा या हमने उधार पे ख़रीदा, जब हमने इसके एडवांस में पेमेंट दी, ठीक है, लेकिन नॉन करंट एसेट नहीं लिया, फिर हमने बोला कि यार हमने पेमेंट की हुई थी, अब हमने एसेट ले लिया, तो आपकी एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे 4 एंट्रीज है। कह रहा है हमने एसेट को पेमेंट कर दी इन कैश में, नॉन करंट एसेट डेबिट करेंगे और पेमेंट कैश या उससे जाएगी बैंक से क्रेडिट, ठीक है। एरियर्स उधार में ख़रीदा है, डेबिट कर देंगे। नॉन करंट एसेट पेएबल टू वेंडर्स, क्रेडिट कर देंगे। पेमेंट हमने एडवांस में कर दी, तो एडवांस टू वेंडर हमारा रिसीवेबल है, ठीक है, ये डेबिट, और कैश या बैंक क्रेडिट। अब एडवांस पेमेंट हमने की हुई थी, ठीक है, अब हमारे पास नॉन करंट एसेट आया। अब हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे नॉन करंट एसेट को, ठीक है। यहाँ पे वेंडर को हमने क्या करा हुआ था? डेबिट, यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। देन हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन के मेथड। इसमें है 4 मेथड: स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड और यूनिट प्रोडक्शन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में जितना भी हमारे एसेट की यूजफुल लाइफ होगी, ठीक है, भले वो 1 साल हो 10 साल हो, सब में एक चीज़ कॉमन होगी, उसका डेप्रिसिएशन जो है ना वो हर साल का सेम ही होना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारा चेंज नहीं होना। अब यहाँ पे कह रहा है इन दिस मेथड द डेप्रिसिएशन अमाउंट इज चार्ज इन इक्वल अमाउंट टू ईच रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। इसमें फार्मूला है। अब फार्मूला यहाँ पे हमारे पास क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे साइन लगाना मेरे से मिस्टेक हो गई, साइन ही लगाया, तो यहाँ पे है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ,
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू भी हम कहते हैं, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। और डेप्रिसिएशन किससे निकालेंगे, कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, ठीक है, देन इससे भी हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता है। और रेट अगर निकालना है हमने किसका, स्ट्रेट लाइन मेथड का, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट ऊपर होगी डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है, ये हमारा होता है रेट का फॉर्मूला। देन कह रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है इन दिस मेथड द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इज अ फिक्स एसेट फिक्स परसेंटेज ऑफ द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट होती है हमारी नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट होती है हमारी नेट बुक वैल्यू, ठीक है, of the asset at the start of the period which result in gradually lower depreciation charge as assets efficiency is reduces over its useful life। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर्मूला आएगा कि रेट अगर मालूम करना हो हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, तो यहाँ पे हमारा होगा 1 माइनस नंबर ऑफ ईयर्स अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। देन डेप्रिसिएशन हमारी इसकी किस तरह निकलेगी, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। अब ये जो हमने नेट बुक लिखा हुआ है ये कैरिंग अमाउंट दोनों सेम ही है, ठीक है। अब हम नेट बुक वैल्यू किस तरह निकालेंगे, नेट बुक हम निकालेंगे अपनी, ये कॉस्ट होगी, कॉस्ट में से हम लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये हमारा आ गया नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है। देन आता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अच्छा, इसमें ये होगा जितना ज़्यादा आप अपनी प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जितना कम आप यूज़ करेंगे अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स कम प्रोड्यूस करेंगे उतना कम डेप्रिसिएशन होगा, और अगर आप एक भी यूनिट नहीं बनाएंगे तो आपका डेप्रिसिएशन ही नहीं होगा। कह रहे इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय expressing the useful life of an asset in terms of its expected total output and allocating the annual charge to depreciation based on actual output. The higher the usage, the higher the depreciation charge and vice versa। ठीक है, फॉर्मूला इसका हैगा रेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। और डेप्रिसिएशन जब निकालना है उसका, तो यूनिट जो यूनिट होता है, यूनिट यूज्ड या प्रोड्यूस्ड हमने जितने किए मल्टीप्लाई रेट से कर देंगे। सम ऑफ डिजिट मेथड क्या होता है, कह रहे हैं इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय multiplying that depreciable amount by a fraction where nominator in the remaining life of the asset, ठीक है। अब हमारा नॉमिनेटर क्या होता है, जैसे कि ये हमारी आ गया, ये हमारा फ्रैक्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे फॉर सपोज मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 3, तो ये जो मेरा हैगा ये हैगा मेरा नॉमिनेटर, ये मेरा हैगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो इसका नॉमिनेटर है वो रिमेनिंग लाइफ होगी एसेट की, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने 1 साल डेप्रिसिएशन ईयर 1 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, ठीक है, अब ईयर 2 की बारी आई है, ठीक है, ईयर 2 की बारी आई, तो यहाँ का जो डेप्रिसिएशन होगा ना, जैसे कि मेरी फॉर एग्जांपल 5 साल एसेट की लाइफ है, 5 साल ईयर 1 पे, लेकिन ईयर 2 पे अब वो 4 साल हो जाएगी। तो वो यही कह रहा है कि यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ना वो कौन सा होगा, एसिड की रिमेनिंग लाइफ होगी। और डिनोमिनेटर पे क्या होगा, सम ऑफ ऑल द ईयर्स। जैसे कि अगर मेरा जो एसिड है वो 5 साल चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे सम आएगा, सबका सम। जैसे कि अगर 5 साल है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। अब ये जो 15 है ना, यहाँ नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है सम ऑफ ऑल द ईयर्स, सब ईयर का सम, ठीक है।
अब हो सकता है आपका जो एसिड है वो जितने भी साल का हो उस लिहाज से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कह रहा दिस मेथड रिजल्ट इन स्टेप वाइज लोअर डेप्रिसिएशन इन लेटर ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, देन हमारा आता है पॉलिसी आती नॉन करंट एसेट की। मतलब पॉलिसी क्या है, अब यहाँ पे कह रहा है फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इन द ईयर ऑफ परचेजेस। मैंने जब परचेजेस किए, अगर मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर है, और हाँ 31 दिसंबर है और मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी को अगर मैंने कोई एसेट खरीदा फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा जब मैंने परचेज किया, लेकिन नन ऑफ द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अच्छा ये डिस्पोजल क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना इसको ही मैं बताऊंगा और इसको कैलकुलेट करना भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो डिस्पोजल नन ऑफ द ईयर ऑफ डिस्पोजल, यानी कि जब हम अपने एसेट को बेच रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसको उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अब बेचते क्यों हैं, क्योंकि भाई हमने बेच, जब वो फालतू गया वो स्क्रैप वैल्यू पे जाएगी। ठीक है, तो सम टाइम डिस्पोजल पे लॉस भी होता है और गेन भी होता है। देन आता है प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग इन मंथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंटिंग ईयर एंड है 31 दिसंबर, ठीक है, आपका ईयर एंड है, ये आ गया आपका ईयर एंड 31 दिसंबर, ठीक है, और आपने जब अपना एसेट परचेज किया है ना, ठीक है, एसेट जो आपका परचेज किया आपने एसेट, वो किया आपने 1 नवंबर को। नवंबर को क्यों करा, क्योंकि भाई जब बिजनेस को नीड होगी वो जब भी खरीदेगी ना, उससे पहले थोड़ी ना खरीदे। अब नवंबर को हुआ, ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो सिर्फ नवंबर और दिसंबर 2 महीने का मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। ठीक है, बाकी का इग्नोर कर दूंगा। तो यही कह रहा प्रो रेटा बेसिस डिस्ट्रीब्यूशन इन मंथ। कह रहा नथिंग इज मेंशन ऑलवेज एज्यूम प्रो रेटा बेसिस। अगर उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है या प्रो रेटा बेसिस, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिंपल अपना प्रो रेटा बेसिस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसने बताया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा था। इंशाल्लाह फिर हम बाकी अगला स्टार्ट करेंगे अपने अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो पे, जिसको हम डिस्पोजल से स्टार्ट करेंगे। देन इंशाल्लाह उसमें हम डिस्पोजल के बाद हम अपना जो उसके जो हमने 4 मेथड पढ़े डेप्रिसिएशन के, इनके मैं वो भी करवा दूंगा, प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा। ठीक है, बाकी जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं व्यूज़ देख रहा हूँ लेकिन सब्सक्राइब नहीं आ रहे, तो लिहाजा आप लोग सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और ख़याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।